हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले हम इसमें मीनिंग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रन का क्या मीनिंग है। तो दो रन होते हैं। एक होता है बेटा टाइम को हम टू पार्ट्स में, एक तो शॉर्ट रन में, दूसरा हम लॉन्ग रन में डिवाइड करते हैं। शॉर्ट रन में सम फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं प्रोडक्शन के, और लॉन्ग रन के अंदर बेटा ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। तो यहाँ पे जो केन्स ने अपनी थ्योरी दी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट रन का अगर मीनिंग देखा जाए तो शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी कि केन्स अपनी थ्योरी में जो शॉर्ट रन की उसने डेफिनेशन दी है, तो केन्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केन्स क्या कहता है कि जो टेक्नोलॉजी होती है बेटा वो कोई रोल प्ले नहीं करेगी शॉर्ट रन में आउटपुट का लेवल डिटरमाइन करने में बेटा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होते हैं, कुछ फैक्टर तो हमारे फिक्स रहेंगे, कुछ फैक्टर हमारे क्या होते हैं बेटा वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो फिक्स फैक्टर हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं वेरिएबल। तो टेक्नोलॉजी भी हम क्या मान के चलते हैं कि शॉर्ट रन में जो टेक्निक होती है बेटा वो भी क्या रहती है हमारी कांस्टेंट रहती है। यानी कि आउटपुट का जो लेवल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, और वेरिएबल जो फैक्टर होगा वो हमारा होगा बेटा लेबर। तो इसमें यही चीज़ केन्स ये कहता है, इट इज अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। आउटपुट का जो लेवल डिटरमाइन होगा बेटा वो एम्प्लॉयमेंट पे ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स मीन हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट का लेवल भी क्या होगा बेटा हाई होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम है, यानी कि लोगों को कम अपॉर्चुनिटी मिली है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया उनको, तो आउटपुट का लेवल भी क्या होगा कम रहेगा। ये केन्स अपनी थ्योरी में लेके चला है कि टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म में कांस्टेंट रहेगी और आउटपुट का जो लेवल है वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। जितने एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई है तो आउटपुट का लेवल भी हाई, और एम्प्लॉयमेंट लेवल लो है तो आउटपुट का लेवल भी क्या रहेगा, लो रहेगा बेटा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हो गई है तो सिंपल हम मीनिंग यही है कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में कैसा रिलेशन है बेटा, 1-to-1। इफ एम्प्लॉयमेंट इज डबल आउटपुट विल आल्सो भी डबल। सिंपल सी चीज़ बताई गई बेटा, अगर हम जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल, जितना हम एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज करेंगे हमारा आउटपुट का लेवल भी उतना ही इंक्रीज करेंगे होगा। सपोज करो एम्प्लॉयमेंट डबल हो जाता है तो आउटपुट का लेवल भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। In other words, the level of employment in the economy measures the level of output in the economy. नेक्स्ट इसमें ये चीज़ है, आउटपुट इंक्रीज वंस देर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सॉरी, आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज, आउटपुट हमारा इंक्रीज नहीं हो सकता अगर एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि जितने लोग वर्क करने के लिए रेडी हैं, विलिंग हैं, और उन सभी को क्या मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो वो लेवल हमारा क्या होता है बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। जैसे हमने मान लिया कि 50% है जो काम करने के लिए विलिंग है और इन सभी को काम मिल गया है, तो ये हमारा कौन सा लेवल होता है इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है बेटा। और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हम आउटपुट के लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही प्रोडक्शन होगा, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है, तो लास्ट में ये जो बताया गया है यही मेंशन किया गया है, आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट लेबर नहीं है, अब लेबर नहीं होगा, मोर लेबर हमारे पास नहीं है, तो आउटपुट भी इंक्रीज नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगी। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड जीडीपी। अब केन्स अपनी थ्योरी में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा उसके बारे में डिस्कस करता है। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बेटा या आउटपुट का लेवल
कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। एक्चुअल की बात नहीं करेंगे बेटा, ये मैंने आपको जब इससे पहले 7th चैप्टर में भी हमने मीनिंग डिस्कस किया था एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर विलिंग है या प्लान करता है कि उसे इतना आउटपुट क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो कौन सा वो लेवल होता है उसका? डिजायर लेवल आउटपुट का। तो यहाँ एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इट इज़ द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस। उसने प्लान किया है कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक्चुअल की बात नहीं बेटा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। और कौन सी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की बात करें बेटा? हम यहाँ पे डिजायर वाली जो प्लान उसने की है उस एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ही अगर एग्रीगेट डिमांड की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी जो बायर विश करता है कि मुझे इतना एक्सपेंडिचर करना है उसकी बात है, एक्चुअल की बात यहाँ पर नहीं हो रही कि एक्चुअल डिमांड क्या है इकोनॉमी के अंदर। तो एडी ऑन द अदर हैंड रेफर टू द लेवल ऑफ जीडीपी दैट बायर्स विश टू बाई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वो विश करते हैं कि मुझे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इतना क्या करना है, बाई परचेज करना है। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है तो डिजायर एग्रीगेट सप्लाई की बात की गई है, और एग्रीगेट डिमांड की बात की गई है, वो भी कौन सी बेटा? डिजायर एग्रीगेट डिमांड की। तो इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम में होती है वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई जो विश या डिजायर एग्रीगेट सप्लाई है, और एग्रीगेट डिमांड भी बेटा जो उसने डिजायर की है, विश की है कि मुझे इतना परचेज करना है वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ इसमें केन्स अपनी थ्योरी में कहता है कि जीडीपी इक्विलिब्रियम वेयर व्हाट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस is exactly equal to what the buyer wish to buy during an accounting year। यानी कि जीडीपी इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे प्रोड्यूसर विश करता है कि मुझे इतना प्रोड्यूस करना है और इतनी ही बायर विश करता है कि मुझे इतना क्या करना है, परचेज करना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? जीडीपी इक्विलिब्रियम होता है बेटा। प्लान टू प्रोड्यूस, प्लान टू बाई, जहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे जीडीपी क्या होगी बेटा? इक्विलिब्रियम में। सो दैट देयर इज नो एक्सेस प्रोडक्शन और अनवांटेड स्टॉक विद द प्रोड्यूसर, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। यानी कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, यानी कि प्लान टू प्रोड्यूस और प्लान टू बाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे बेटा। कि मान ले प्रोड्यूसर ने सोचा कि उसने प्लानिंग की मुझे 10,000 का प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर ने विश किया, प्लान किया कि वो 10,000 की क्या करेगा? परचेजिंग करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, जितनी प्लान टू प्रोड्यूस है उतना ही क्या है बेटा? प्लान टू बाई है। तो इकोनॉमी में क्या हो गया? यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ पे ना तो आउटपुट की शॉर्टेज होगी बेटा, ना ही एक्सेस में प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे जीडीपी क्या होगी बेटा? इक्विलिब्रियम में होगी। एक चीज़ और भी है यहाँ पे, y इज इक्वल टू AD है। y का मतलब क्या होता है बेटा? इनकम। और ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जितनी एग्रीगेट सप्लाई होती है उतनी हमारी क्या होती है बेटा? इनकम। अगर एग्रीगेट सप्लाई 10,000 की है तो इनकम भी कितनी होगी बेटा? उसको सेल करने के बाद 10,000 ही इनकम होगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ही एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही क्या होगी? इनकम होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई की जगह हम क्या कर सकते हैं? y को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इक्विलिब्रियम में। लेकिन इक्विलिब्रियम जीडीपी, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इकोनॉमी में क्या हो? इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो। डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकता है। कब हो सकता है? ये देखो, एक्चुअल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर इक्वल टू रिक्वायर्ड स्टॉक टू द प्रोड्यूसर, तब तो इकोनॉमी में क्या है? इक्विलिब्रियम है। लेकिन इन केस एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन क्या है बेटा? एग्रीगेट डिमांड।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एक्चुअल स्टॉक है वो क्या है, रिक्वायर्ड स्टॉक से क्या हो गया बेटा, ज़्यादा हो गया। एक्चुअल में मान लो कि उसने 10,000 का प्रोडक्शन कर दिया और रिक्वायरमेंट कितनी थी, 8,000 की। तो यहाँ पे एक्चुअल स्टॉक रिक्वायर्ड स्टॉक से क्या हो गया है, ज़्यादा। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो प्रोड्यूसर सफर लॉसेस बिकॉज एक्सेस स्टॉक ऑफ और अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। क्योंकि अगर यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड क्या रह जाती है, कम, तो प्रोड्यूसर को क्या होगा बेटा, लॉस होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 10,000 का तो उसने प्रोडक्शन कर दिया, मार्केट में डिमांड कितनी हुई बेटा, 8,000 की। तो ये मान के चलो 2,000 का जो है उसका अनसोल्ड स्टॉक रह जाता रिमेनिंग उसके पास, तो उसे क्या हो रहा है, 2,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एग्रीगेट सप्लाई लेस देन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई लेस देन एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे आप देखोगे कि जो एक्चुअल स्टॉक है वो रिक्वायर्ड स्टॉक से क्या रह गया है, कम रह गया है। मान लो वो प्रोडक्शन 8,000 का कर देता है तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी हुई है, एक्चुअल स्टॉक कितना हुआ, 8,000 का बेटा। रिक्वायरमेंट थी, डिमांड कर दी गई है 10,000 की, रिक्वायरमेंट कितने की थी, 10,000 की बेटा। तो एक्चुअल जो स्टॉक है वो क्या रह गया है, लेस रह गया है किससे, रिक्वायर्ड स्टॉक से। तो यहाँ पर भी प्रोड्यूसर को लॉस होगा। क्यों होगा लॉस, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी, जितनी डिमांड है 10,000 की वो सप्लाई कितनी कर पाया, 8,000। तो 2,000 जो वो डिमांड है उसको पूरी नहीं कर पा रहा है, तो इसमें प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में जब डिसइक्विलिब्रियम होता है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से या एग्रीगेट सप्लाई लेस है एग्रीगेट डिमांड से, दोनों ही सिचुएशन में प्रोड्यूसर को क्या होगा बेटा, लॉस होगा। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी में ऑलवेज इक्विलिब्रियम हो, डिसइक्विलिब्रियम की भी सिचुएशन हो सकती है। डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, या तो एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर रहेगी एग्रीगेट डिमांड से, या एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होगी एग्रीगेट सप्लाई से। नेक्स्ट है बेटा इसमें अब अल्टरनेटिव अप्रोच इक्विलिब्रियम इंस्ट्रक्ट व्हेन S इज इक्वल टू I। ठीक है। तो मैंने एक कंसेप्ट आप लोगों को करवाया था कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंसेप्ट वो होते हैं, एग्रीगेट डिमांड या C+I, और एग्रीगेट सप्लाई के भी बेटा दो पार्ट होते हैं, या तो हम इनकम का क्या करते हैं, कंजप्शन, या फिर हम उसकी क्या करते हैं, सेविंग। ठीक है। जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होती है बेटा, एग्रीगेट सप्लाई। यही अप्रोच अभी हमने डिस्कस की, यानी कि एग्रीगेट डिमांड की जगह मैं ये वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, C+I। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है बेटा, C+S। C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, I इज इक्वल टू S। तो इकोनॉमी में जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब भी इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम होता है। या तो हम ये कंडीशन देखें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो, या ये भी देख सकते हो कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा बेटा। ठीक है। उसके बाद है यू मस्ट नोट इट। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है बेटा। एक होता है एक्स एंड सेविंग। ठीक है। एक्स एंड सेविंग का मीनिंग क्या है, इट रेफर टू डिजायर सेविंग या प्लान सेविंग। जो डिजायर सेविंग होती है या प्लान सेविंग होती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एक्स एंड सेविंग कहते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, दीज आर द सेविंग विच पीपल इंटेंड टू मेक इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जितनी पीपल ने डिजायर की है, विश की है, डिजायर सेविंग कह सकते हैं इसको, प्लान सेविंग कह सकते हैं। यानी कि डिजायर सेविंग और प्लान सेविंग को हम किस नाम से जानते हैं, एक्स एंड सेविंग के नाम से जानते हैं। वैसे ही नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एक्स एंड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है बेटा जो डिजायर इन्वेस्टमेंट है या प्लान इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। इट रेफर टू डिजायर इन्वेस्टमेंट और प्लान इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। दिस इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज इंटेंड टू बी मेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। It does not include unplanned investment.
क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम एक्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इसमें ओनली प्लान इन्वेस्टमेंट या डिजायर इन्वेस्टमेंट ही आएगा। जो अनप्लान इन्वेस्टमेंट होता है वो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड